88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जालूकबारी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस से आए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से टिकट दिया गया है। बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। दुलारचंद मर्डर केस में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 4 महीने से बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह जल्द ही बाहर आ सकते हैं। लखनऊ में गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथ में सिलेंडर के कटआउट लेकर विधानसभा के सामने पहुंचे थे। उन्होंने कपड़े उतारकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। यूपी के हापुड़ से 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों के पास से दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और मंदिरों के फोटो और वीडियोज मिले हैं। दोनों ने कई धार्मिक स्थलों की रेकी भी की है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम बदल गया है, जबकि पहाड़ों पर ऊंचाई वाली जगहों पर जोरदार स्नोफॉल हो रहा है। मनाली, रोहतांग पास, अटल टनल और डलहौजी में जबरदस्त बर्फबारी हुई। वहीं उत्तरकाशी और बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद पारा गिर गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। घायल ईरान ने ट्रंप को वहां मारा, तेल गैस में आग लग गई, पूरी दुनिया में हाहाकार क्यों मचा? ईरान तेल गैस सब खाक कर रहा, दुनिया में भूचाल, भारत पर कितना असर पड़ेगा? पीएम मोदी का प्लान क्या है? एलपीजी ही नहीं, पेट्रोल, खाद, खाना, चिप, दवाइयां, किस किस पर संकट? महंगाई का कितना बड़ा बम फटना तय हो गया है? और ट्रंप क्या सेना उतारने वाले हैं? क्या खाड़ी देश युद्ध में कूदने वाले हैं? अब क्या गजब होने वाला है अब इसका चैप्टर। देखिए, ट्रंप के युद्ध ने दुनिया में पहले ही हाहाकार मचाया हुआ है और अब युद्ध ऐसे भीषण मुकाम पर पहुंच गया है कि जैसे लग रहा है प्रलय ही आ जाएगी। एक दूसरे का तेल गैस सब फोड़ने में जुट गए भाई लोग। तेल गैस ऐसी चीज है बॉस जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। ईरान युद्ध की वजह से पहले से ही दुनिया की 20% तेल गैस सप्लाई रुकी पड़ी है। अब अगर तेल गैस का जहां से प्रोडक्शन होता है वहीं पर बम गिरने लगे तो सप्लाई करने के लिए तेल गैस मिलेगा ही नहीं आपको। आप देखिए कि 24 घंटे में क्या ना क्या हो गया। ईरान के गैस प्रोडक्शन पर हमला हुआ तो ईरान ने आसपास गल्फ के ज्यादातर देशों के तेल गैस प्लांट फोड़ दिए। और हमने आपको पाठशाला में बताया था, ईरान का हिसाब क्लियर है। तुम मुझे जहां मारोगे, जहां मुझे तकलीफ दोगे, मैं तुमको वहीं तकलीफ दूंगा। तुम मेरी जो नस दबाओगे मैं तुम्हारी वही नस दबाऊंगा। तो वो वही कर रहा है जिससे अमेरिका बुलाया हुआ है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया है ईरान ने। सऊदी अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है। कुवैत में तो 2 बड़ी तेल रिफाइनरीज को टारगेट किया है। यूएई के 2 बड़े तेल गैस प्रोडक्शन पर हमला कर प्लांट बंद ही करवा दिया है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये हमले हो रहे हैं, बात यह भी है कि तेल गैस पर हमलों के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अगर यही सब चलता रहा तो भाई ये युद्ध रुकेगा कैसे? और युद्ध नहीं रुकेगा तो पूरी दुनिया में ऐसी आग लग जाएगी। तेल गैस पर अटैक होने लगे हैं, लेकिन ट्रंप कभी तो हाथ जोड़े हुए मूड में कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं था यार ये सब हो रहा है, इजराइल ने कर दिया, अब नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारना भाई। फिर कभी धमकाने लग जा रहे हैं कि ईरान ने फिर से अटैक किया तो वो ईरान के गैस प्रोडक्शन को पूरी तरह उड़ा देंगे। ऊपर से कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि ईरान ने खाड़ी के जिन देशों के तेल गैस पर अटैक किया, अब वो देश भी कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठे रहेंगे। लग रहा है कि अब वो भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर ईरान कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं, उस पर जिस तरह का हमला होगा उसी तरह का वो जवाब देगा। अगर उसके तेल गैस पर अटैक होगा तो वो भी दूसरों के तेल गैस फोड़ देगा। भाई मतलब दोनों तरफ से मामला चल रहा है कि बर्बाद हो जाएंगे लेकिन मारते रहेंगे। मामला बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। किसी को यह परवाह ही नहीं है कि इससे दुनिया में क्या हाहाकार मचा है। और मामला ऐसे ही बिगड़ता रहा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आप देखिए कि दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं। दुनिया भर के एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए लोगों के डूब रहे हैं। कच्चे तेल के दाम बेकाबू होते चले जा रहे हैं। गैस की कीमतें दुनिया भर में भयंकर बढ़ गई हैं। उधर सोना चांदी के दाम ताबड़तोड़ गिरने लगे हैं। इन नई बर्बादी की आहट से दुनिया भर में बाप बाप कर रही है पब्लिक। लेकिन बॉस, ये तो भयानक संकट का ट्रेलर भर है, क्योंकि अगर तेल गैस का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों रुक गई तो फिर दूसरी चीजों पर भी असर पड़ेगा। बात सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की नहीं है, पेट्रोल भर की नहीं है, खाद पर, फर्टिलाइजर पर, इंटरनेट, सेमीकंडक्टर, चिप जो है, दवाइयां, क्या क्या नहीं है जो आपके लिए
महंगा हो जाएगा और सब पर संकट आ जाएगा। दुनिया भर में महंगाई का बम फट जाएगा बॉस। दुनिया भर में कैसे हाहाकार मचा हुआ है वो आप देखिए कि जब से ईरान के गैस प्लांट पर हमला हुआ और इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के तेल गैस प्लांट पर मिसाइलें, ड्रोन गिराकर वहां आग लगा दी, तब से दुनिया हिल गई। इधर ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई में तेल गैस प्लांट फोड़ दिए, वहां आग लगा दी। उधर दुनिया भर की जेब जलने लगी, दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश होने लगे। आप देखिए कि आज ही भारत के शेयर मार्केट में एक दिन में 12 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। भारत में सेंसेक्स सीधे एक दिन में 2500 पॉइंट और गिर गया, पहले से ही गिरते गिरते 2 साल पीछे जा चुका है। अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, वहां शेयर मार्केट में $800 बिलियन यानी 76 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। भारत में तो 12 लाख करोड़ डूबे, अमेरिका में 76 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। कच्चे तेल के दाम जो युद्ध से पहले $67 प्रति बैरल के आसपास थे, वो बढ़कर $119 पहुंच गया है बॉस। और कहा जा रहा है कि आगे $200 चला जाएगा अगर यही सब तमाशा चलता रहा। इतना ही नहीं, मार्केट क्रैश हो रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सोने चांदी के दाम क्रैश हो रहे हैं। युद्ध जिस लेवल पर पहुंच गया है उसकी कीमत दुनिया और कैसे कैसे चुकाएगी, आगे पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। भारत में क्या होगा यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि युद्ध तो 20 दिन से चल रहा है, लेकिन अब ऐसा हाहाकार मचा तो उसकी वजह है दुनिया भर की तेल गैस सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। युद्ध की वजह से 20% तेल गैस सप्लाई पहले से बंद, अब तो सीधे तेल गैस प्लांट पर हमले होने लगे। प्रोडक्शन यूनिट ही उड़ा दीजिएगा तो तेल बनेगा कैसे? कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया, जब वहां तेल ही नहीं रहेगा तो आप सप्लाई क्या कीजिएगा? आप देखिए कि 24 घंटे में ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट और जहां से दुनिया की 17 से 18% गैस की सप्लाई होती है। ईरान ने सऊदी अरब की सैमरेफ रिफाइनरी पर अटैक किया, जो मिडिल ईस्ट की बड़ी तेल रिफाइनरी है और जहां 4 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन होता है। ईरान ने कुवैत की 2 मुख्य तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक करके आग लगा दी, जहां से 7 लाख बैरल तेल प्रतिदिन का उत्पादन होता है। ईरान के हमले के डर की वजह से यूएई को अब 2 बड़े तेल गैस प्रोडक्शन प्लांट बंद करने पड़े। वहां पर हैबशन गैस फैसिलिटी और बॉब ऑयल फील्ड पर मिसाइल अटैक हुए। यानी या तो फोड़ दे रहा है ईरान या उसके डर से यह सप्लाई और रिफाइनरी बंद हो रही। और इसमें सबसे ज्यादा खलबली मची है कतर पर हमले को लेकर, क्योंकि कतर में जिस गैस प्लांट पर ईरान ने हमला किया, वहां पर सप्लाई, वहां की सप्लाई पर दुनिया के बहुत सारे देश निर्भर हैं। ईरान ने अपने पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला कतर के रास लाफान गैस फैसिलिटी पर करके लिया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने 14 मिसाइलें इस गैस फील्ड पर मारी, भाई पूरा फोड़ के रख दिया है। कतर का रास लाफान गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग हब है। इस हमले में कतर को काफी नुकसान हुआ है और हमले के बाद कतर ने प्लांट में प्रोडक्शन को पूरी तरह रोक दिया। क्या प्रोडक्शन होगा, देख रहे हैं कैसे आग लगी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। दुनिया का 17-18% गैस यहां से निकलता है और आज उसकी हालत आप देख लीजिए। सीधा 17-18% गैस दुनिया के मार्केट से निकाल दीजिए, हाहाकार नहीं मचेगा। इससे पहले 2 मार्च को भी कतर के इस प्लांट पर हमला हुआ था। उस अटैक के बाद भी कतर ने प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया। इस तरह के गैस प्लांट पर हमला दुनिया का कितना नुकसान कर सकता है, इसे आप इस बात से समझिए कि अगर युद्ध बंद भी हो जाए तो भी इस तरह के गैस प्लांट को फिर से प्रोडक्शन शुरू करने में अभी महीनों लगेंगे बॉस। कतर के एलएनजी हब पर हमले से भारत की चिंता बढ़ गई, क्योंकि भारत को बहुत भारी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई यहीं से होती थी। आप देखिए कि भारत अपनी कुल खपत का 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 2024-25 में 270 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था भारत ने, और उसमें से 112 मिलियन टन यानी करीब 41% सिर्फ कतर से इंपोर्ट हुआ था। कतर की एलएनजी का इस्तेमाल भारत में बड़े लेवल पर पावर जनरेशन, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट और घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां कतर की एलएनजी पर डिपेंडेंट हैं। पीएलएल यानी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल इंडिया और जीएसपीसी जैसी भारतीय कंपनियां बहुत लंबे समय से कतर से एलएनजी मंगाती रही हैं। इसलिए कतर के एलएनजी हब पर ईरान के हमले के बाद भारत में गैस का संकट खड़ा हो सकता है, इसकी चिंता बड़ी हो गई है। लोगों के मन में डर भरने लग गया है।
कि भाई चलिए आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इधर उधर से मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर जहां से इतनी बड़ी मात्रा में आता है वही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या करेंगे आप? दुनिया क्या करेगी? ईरान ने सऊदी अरब के सैमरेफ रिफाइनरी को धुआं कर दिया। सऊदी के लिए यह रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से सऊदी अपना तेल इसी रिफाइनरी से निकाल रहा था, लेकिन अब ईरान ने इसे भी रोक दिया है। आप देखिए कि सऊदी अरब की यह रिफाइनरी लाल सागर के तट पर है। सऊदी अरब ने पूर्व से पश्चिम तक एक तेल पाइपलाइन डाली हुई है। जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तब भी सऊदी को बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई उसने तेल की लाइन डाली हुई है। वो इसी पाइपलाइन के जरिए पूरब की रिफाइनरियों का तेल पश्चिम में लाल सागर भेज रहा था और यहां से वो आसानी से तेल बेच दे रहा था। लेकिन जब ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ तो ईरान ने भी सऊदी के इस रिफाइनरी को निशाना बना दिया। ईरान ने 18 दिन पहले भी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को ड्रोन और मिसाइलें दागकर फोड़ा था, जिसके बाद सऊदी को यह रिफाइनरी बंद करनी पड़ गई थी। ईरान ने कुवैत को भी नहीं छोड़ा। कुवैत की 2 ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन फोड़ दी। पहला हमला कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। यहां ड्रोन फटने के बाद पूरा इलाका हिल गया। ईरान ने दूसरा हमला कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर किया है। ईरान के इन हमलों से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई में हड़कंप मचा हुआ है बॉस। पूरा मिडिल ईस्ट हिला हुआ है, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है बॉस। और वही तेल गैस फोड़ दोगे तो इनका तो तेल निकल जाएगा। अमेरिका ईरान के इस युद्ध से तो पहले ही खाड़ी देशों की जान पर बनी हुई, अब उनके रिसोर्सेज पर खतरा आ गया है। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में खाड़ी देशों में ईरान के हमलों को लेकर बात हुई। इस मीटिंग के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि उसे इन हमलों के नतीजे भुगतने होंगे। वहीं कतर तो इतना भड़क गया कि उसने ईरान के सैन्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। खाड़ी देशों से संकेत मिल रहे हैं कि वो भी इस युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। भाई उनको लग रहा है कि अब तो क्या करें, उधर ईरान अमेरिका तक तो मार नहीं पा रहा, तो वो इनको मार रहा है। इधर नस दबाता है ताकि अमेरिका जो है वो चिल्लाए, लेकिन नस तो इनकी दब रही है, मर तो ये रहे हैं, हालत इनकी खराब हो रही है। तो खाड़ी देश कर रहे हैं कि हमको भी कूदना पड़ेगा युद्ध में। अगर खाड़ी देश युद्ध में कूद गए तो भाई ये युद्ध उस लेवल पे चला जाएगा जहां से नीचे खींचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं फोड़ रहा, उनको ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि इजराइल के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक हुआ है और ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है कि उसके हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर अब ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया है। यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा बॉस। वो भाई वो कह रहा है तुमने मेरा तेल और गैस फोड़ा, मैं जहां तक मार सकता हूं वहां तक घुस घुस के तेल गैस फोड़ दूंगा सब। उधर ट्रंप भी फिर से ईरान को ऐसा धमका रहे हैं कि ईरान का पूरा गैस प्रोडक्शन ही उड़ा देने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो अटैक किया उसके बारे में अमेरिका को कुछ पता ही नहीं था। एकदम मासूम बन रहे हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था, तुमको नहीं पता था। अब इजराइल इस तरह का हमला नहीं करेगा कह रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने अब गैस तेल प्लांट पर हमला किया तो उसे अमेरिका छोड़ेगा नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और इतने जोर से उड़ा देगा जो ईरान ने पहले देखा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का टोन चेंज हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बहुत तेज मार रहा है, इधर से एक मारो ये 4 मारने जैसा कर रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारो। क्यों भाई, तुमने शुरू क्यों किया? उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कह दिया कि आज ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक तरफ इनके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तो ऐसा फोड़ दिया है कि कुछ बचा ही नहीं, फिर ये कहते हैं इतना बड़ा हमला करूंगा कि ईरान की ताकत घट जाएगी। तो भाई जब सब उसका ताकत निचोड़ चुके हो हमले कर करके, तो अब कौन सा ताकत निकाल रहे हो? बोलो ना कि तुम्हारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल रही है, इसलिए झूठ बोल बोल के उस पर लीपापोती करते हो। उधर ट्रंप का प्लान यह है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका हाल ही में बम फोड़ चुका है ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान ने भी अभी तक हॉर्मुज बंद किया हुआ। लेकिन अब अमेरिका ने अपने 2000 मरीन जवानों को इस आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। रिपोर्ट है कि इस जहाज को सिंगापुर से ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज के रास्ते में अड़ंगा डालेगा
तो अमेरिका उसके उस खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी करके देख लो, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान तो वेट कर रहा है। ईरान बैठा हुआ है कि तुम भेजो अपने सैनिक। जो ड्रोन हम अमेरिका तक नहीं भेज पा रहे, जो मिसाइलें हम अमेरिका तक नहीं मार पा रहे, तुमको ईरान के लोगों को मारने में मजा आता है। ईरान कह रहा तुम भेजो ना, हम मार के बताते हैं तुमको कैसे तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे। सिर्फ अमेरिका के संसाधन, अमेरिका का पैसा ही बर्बाद होगा, ईरान कह रहा, अगर तुम ये सब करोगे। ईरान युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में $200 बिलियन मांगे। इस पर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि यह युद्ध ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों पर थोपा गया। युद्ध को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ये $200 बिलियन मांगने लगे। अमेरिका के आम नागरिक इसके लिए नेतन्याहू और अमेरिका में नेतन्याहू के लोगों को थैंक यू कह सकते हैं कि लाखों करोड़ डॉलर इजराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पर लगने वाले हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करके रख देगा। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की पब्लिक को पिन मार रहा है कि देख भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे ये भाई साहब, ये इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तुम टैक्स भर रहे हो, इजराइल का काम हो रहा है। मार दिया पिन। वहां पब्लिक जो है वो कर, हाँ यार ये तो सही कर रहा है। देखिए बात सही भी है। जितना पैसा अमेरिका ने करीब 3 साल के यूक्रेन युद्ध में खर्च नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा रकम वो 3 हफ्ते में ईरान के खिलाफ लगाने वाला है। आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का खर्च कितना रहा है, अमेरिका का खर्च अगर आप देखने बैठेंगे कि वो कितना युद्ध पे खर्च किया, तो जो यूक्रेन युद्ध है, यूक्रेन वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 से 2025 की बात कर रहा हूं, उसमें अमेरिका ने कितना खर्चा किया? 16 लाख करोड़ रुपए। 3 साल में बॉस 16 लाख करोड़ रुपए। और ईरान युद्ध में, ईरान वॉर में अमेरिका कितना खर्च कर रहा है? 9,000 करोड़ CR पर डे खर्च कर रहा है बॉस, पर डे। और 20 दिन में इसका मतलब यह है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका है। 2 लाख करोड़ रुपए 20 दिन में। और बजट मांग रहा है कि 18 लाख करोड़ रुपया और दो। तो आप देखिए कि 2 लाख करोड़ इधर और 18 लाख करोड़ का बजट मांग रहा है, तो 20 लाख करोड़ हो गया। तो जितना 3 साल में खर्च नहीं किया यूक्रेन युद्ध में, उससे ज्यादा तो ईरान में खर्चा कर देगा। तो ईरान कह रहा कि मारो, हमको क्या है। हम थोड़े कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं। डुबाओ, फाड़ो पैसा, अपना डॉलर फाड़ फाड़ के फेंकते जाओ, जलाते जाओ। हमको क्या, हमको तो मार नहीं बैठो ना, हम तो मर ही रहे हैं। तुम्हारी इकोनॉमी मार के मर जाएंगे, ईरान कह रहा है। सोचिए ऐसे युद्ध में बेतहाशा खर्च हो रहा है, जिस युद्ध में ट्रंप अपना कोई मकसद भी नहीं बता पा रहे। भाई को पता ही नहीं है कि किस बात का पैसा खर्च कर रहा है। ब्याह में नाच रहे हो कि ऐसे 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 उड़ा रहे हो, पब्लिक का पैसा उड़ा रहे हो तुम। इसी पर दुनिया भर में ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। बड़ी बड़ी मैगजीन और अखबार लिख रहे हैं कि यह ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, एपिक फेलियर दिख रहा है। दुनिया की बड़ी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पेज पर ट्रंप की आंखें बंद किए हुए फोटो दिखाते हुए लिखा कि ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। इसको दिख ही नहीं रहा है कर क्या रहा है ये आदमी। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा और उनको भी नहीं आ रहा है। ट्रंप जिस रूस के तेल से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उस तेल पर दुनिया से कह दिया कि जाओ जाके खरीद। ईरान के जिस तेल पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, अब अमेरिका उसके बारे में क्या कह रहा है सुनिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। कह रहा है कि उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे, जो समुद्र में ईरान का तेल खड़ा है, जहाज में पड़ा है, कह रहा है उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे, वो भी ले लो। क्या हालत हो गई तुम्हारी अमेरिका, क्या हालत हो गई है सोचिए। रूस को मारने चले थे, रूस को मार नहीं पाए। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने चले थे, वो रोक नहीं पाए। चाइना को डैमेज करने चले थे, वहां जिनपिंग हंस रहा है क्या किया ये आदमी। और यहां ईरान से लड़ रहे हो और दुनिया से कह रहे हो कि ईरान का तेल भी खरीद लो भाई। ऐसा तो उसी एक जानवर के साथ होता है जो अपना पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता, पकड़ नहीं पाता। वही अमेरिका का हाल हो गया। अगर ट्रंप ऐसे ही युद्ध बिना मतलब के खींचते रहे तो फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। अगर आप ओवरऑल दुनिया के हालात देखेंगे
तो खाड़ी देशों से आने वाले फर्टिलाइजर की कमी की वजह से फूड क्राइसिस को खतरा है। 4.5 करोड़ लोगों के भूखमरी की चपेट में आने का खतरा है। कई एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध 10 दिन और चल गया ना तो ग्लोबल रिसेशन आने का डर है, मंदी आ जाएगी दुनिया में। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ग्लोबल स्टॉक 4.5% गिर चुके हैं। वर्ल्ड जीडीपी को 4 से 5% का झटका लगने का खतरा है। दुनिया भर में ऑयल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। युद्ध का इंपैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि ईरान के कल के अटैक के बाद यूरोप में गैस की कीमत 35% बढ़ चुकी है। खाड़ी देशों से दुनिया को सिर्फ ऑयल और तेल ही नहीं मिलता, बल्कि फर्टिलाइजर यानी खाद की भी सप्लाई होती है। इसलिए आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस के बढ़ने की चिंता है। दुनिया का 20% फर्टिलाइजर यानी खाद और 46% यूरिया खाड़ी देशों से आता है बॉस। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहा तो दुनिया के कुल खाद व्यापार का 1/3 हिस्सा बाधित हो सकता है। नाइट्रोजन खाद की कीमत दोगुनी हो सकती है और फॉस्फेट खाद की कीमत करीब 50% बढ़ सकती है दुनिया भर में। एशिया के देश खाड़ी के फर्टिलाइजर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। 35% यूरिया, 53% सल्फर और 64% अमोनिया एशिया को जाता है। भारत खास तौर पर खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत अपना 40% से ज्यादा यूरिया और फॉस्फेट खाद यहीं से मंगाता है। खाड़ी का फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा भारत, ब्राजील और चीन लेते हैं। ये तीनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक भी हैं। यानी बात सिर्फ भारत के लिए कोई चिंता की बात है ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। एक साथ दुनिया पर कई संकट आ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, और इन सब से दुनिया को निपटना है। इसलिए लोग यही मना रहे हैं कि भाई किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस नहीं होते तो लोग कहते कि जाओ डोनाल्ड ट्रंप, तुम उधर कोने में लड़ते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है कि ये युद्ध ट्रंप और अमेरिका ने शुरू किया, पिस पूरी दुनिया रही। ईरान युद्ध की वजह से करीब 95 देश ऐसे हैं जहां तेल महंगा हो चुका है बॉस। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हर महीने के आखिर में फ्यूल के दाम चेंज होते हैं, तो आशंका है कि कई और देश अपने यहां फ्यूल के दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बॉस आप देखिए, इस संकट में भी भारत के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक कम से कम भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। और आप देखिए दुनिया में जो हालात हैं उस बीच भारत अभी भी कितनी मजबूत स्थिति से टिका हुआ है, आपको देखना चाहिए। तेल के दाम बढ़े दुनिया में, कहां कितने बढ़े बॉस? अगर आप देखेंगे आज की डेट में अमेरिका में, जहां का ये रायता दुनिया भर में फैला हुआ है, वहां 16.5% तेल की कीमत बढ़ चुकी है। चीन में ऑलमोस्ट 10.4% तेल की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। सब ऊपर जा रहा है मामला। सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर के अंदर तेल की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 16% बढ़ चुकी है। जर्मनी में देखिए, सबका आपको राउंड फिगर बता रहा हूं, जर्मनी में ऑलमोस्ट 13% बढ़ गई। कनाडा में देखिए बॉस, कनाडा में तो ऑलमोस्ट 28% तेल की कीमत बढ़ चुकी। इसी तरह आप फ्रांस में देखिए, फ्रांस के अंदर तेल की कीमत ऑलमोस्ट 6% बढ़ गई है। यह डेटा 23 फरवरी से 11 मार्च के बीच का आपको बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे, आज की डेट में भारत में तेल की कीमत कितनी बढ़ी? 0% बॉस। इकलौता अपना भारत है जो इस युद्ध के संकट के बीच भी टिका हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि इतना रायता फैलाइएगा तो कितने दिन चलेगा, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं, कितने दिन इसको पकड़ के रख पाएंगे। लेकिन दुनिया भर में इंपैक्ट पड़ रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप यह भी देखें कि ईरान युद्ध में 2 हफ्ते में ही भारत में एलपीजी को लेकर चिंताजनक स्थिति बन गई। पीएम मोदी इस बात को समझते हैं कि अगर युद्ध और भड़का, एनर्जी हब पर हमले होते रहे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है भाई, भारत का, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये जितने चीन, अमेरिका, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं। हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं। हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हमारा समय है, इसकी बात कर रहे हैं। और उस वक्त ये रायता फैला दिया ट्रंप ने और हम फंस गए बीच में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों को सुरक्षित करने और युद्ध की चिंगारी को ठंडा करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं।
कल और आज में पीएम मोदी ने कुवैत, ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की है। पीएम मोदी ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा की है और तनाव को घटाने की लगातार अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। ओमान के सुल्तान से पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिना किसी रुकावट और सुरक्षित आवाजाही पर पीएम मोदी ने जोर दिया है। यानी पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यह युद्ध रुके और भारत और दुनिया जो है वो इससे निकल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। आज ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि कैसे हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने से सप्लाई चेन बाधित हुई, साथ ही जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। सुनिए एक बार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हुए हैं। शिपिंग लाइंस और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कंफ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जेंस हुए हैं और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है सर। और इसीलिए आपको याद होगा कि पाठशाला में हम आपको डे 1 से कह रहे हैं बॉस, ये कह देने से कि ना कुछ है ही नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया नहीं है, बोलने से नहीं होगा। यह है कि भारत जिस तरीके से अभी तक उस इंपैक्ट को झेल रहा है, पब्लिक तक नहीं जाने दे रहा है तेल की कीमतों को लेकर, वो कितने दिन रह पाएगा? क्योंकि एलपीजी को लेकर संकट तो खड़ा हुआ ही। आप डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं तो आपको कमर्शियल रोकना पड़ता है, कमर्शियल कीजिएगा तो कहीं कुछ और करना पड़ेगा। बम गोले खाड़ी देशों में बरस रहे हैं, लेकिन हाहाकार दुनिया में मचा है। भारत अछूता नहीं। आज भारत के शेयर मार्केट में क्या हुआ देखें, तूफान आ गया। एक दिन में भारत में निवेशकों के करीब 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी 3% गिर गया। सेंसेक्स 2496 पॉइंट गिरा। यह जून 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स गिरते गिरते 74,207 पे बंद हुआ है और पिछले साल के 7 अप्रैल के लेवल पर आ गया है। युद्ध से जो हाहाकार मचा है उससे कोई अछूता नहीं है बॉस। और आप देखिए दुनिया भर के शेयर बाजार कैसे लुढ़क गए। साउथ कोरिया का शेयर बाजार 2.7% गिर गया। हांगकांग का बाजार 2% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट। ताइवान में भी 2% की गिरावट है। जापान का शेयर मार्केट तो ऑलमोस्ट 3.5% गिर गया है। जर्मनी भी 3% के करीब की गिरावट देख रहा है। तो लोगों का पैसा बहा जा रहा है भाई। इधर शेयर बाजार संभल नहीं रहा, उधर सोना चांदी नहीं संभल रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,748 रुपए गिर चुका है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,433 रुपए गिर गया है। चांदी की कीमत प्रति किलो 6,936 रुपए गिर गई। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर 3 से 4% डाउन। वैसे तो युद्ध के माहौल में सोना चांदी के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोग अभी गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाने से बच रहे हैं और जो कैपिटल है वो एनर्जी मार्केट की तरफ मूव हो रहा है। युद्ध का असर दुनिया भर में भारत से होने वाली मेडिसिन सप्लाई पर भी पड़ रहा है। दवाओं के माफ कीजिएगा, दवाओं के होलसेल प्राइस 10 से 15% बढ़ गए। रॉ मटेरियल की कीमत केवल 8 दिन में 20 से 60% बढ़ गई है। शिपिंग कॉस्ट 3 से 5 गुना हो चुका है और कुछ दिन यही सब चला तो तेल गैस के साथ साथ दवाओं के लिए हाहाकार मचेगा। युद्ध के वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हिली हुई है। यूरोप के देश ज्यादा पैसे देकर एशिया से सेमीकंडक्टर मंगा रहे हैं। इसके अलावा हीलियम गैस की भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हीलियम गैस नेचुरल गैस से ही बनती है। यह एलएनजी का बाई प्रोडक्ट है। भारत में एलएनजी की कमी से इंडस्ट्री लेवल पर किस तरह की मुसीबत मंडरा रही है वो गुजरात के मोरबी में देखने को मिला। मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि सिरेमिक आइटम जैसे टाइल्स, सैनिटरी वेयर और पॉटरी जैसे प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पर भट्टी में तपाना पड़ता है। इसलिए यह इंडस्ट्री बिना गैस के नहीं चल सकती। सिरेमिक एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 100 यूनिट बंद हो चुकी हैं। अगर गैस की किल्लत का यही हाल रहा तो अगले 4 से 5 दिनों में 400 यूनिट का शटर डाउन हो सकता है। गुजरात गैस ने जिन यूनिट्स को 50% गैस की सप्लाई की इजाजत दी थी वो भी कल तक बंद हो सकती हैं, कहा जा रहा है। और इसलिए जब हम पाठशाला में बार बार कहते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री जी ये मानिए कि देश में समस्या है, तो इसीलिए कहते हैं बॉस। खाली घर में चूल्हा जल जाएगा, आप डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन एक साइकिल ना चलता है बॉस।
कहीं होटल बंद होगा तो वहां जो काम करते हैं, वहां जो सामान लेके आता है, वहां जो बर्तन धोता है, वहां जो वेटर है, तमाम तरह के लोग हैं जो स्विगी जोमेटो से सप्लाई करते हैं, सबकी नौकरी पे असर नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री पे असर नहीं पड़ेगा। और जब कमाएगा ही नहीं तो घर में एलपीजी से पे पका के खाएगा क्या? क्योंकि खाने पीने की भी चीजें महंगी होंगी, इसका अलग डर सता रहा है। सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े पेपर मिल, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में भी अलग हाय तौबा मची है, क्योंकि ना प्रोडक्शन हो रहा है ना एक्सपोर्ट। इस वजह से इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। और ये तो एक उदाहरण बता रहा हूं, और ये दुनिया भर में हो रहा है, खाली भारत की बात नहीं है बॉस। ये भारत का पैदा किया हुआ संकट नहीं है, हम फंस गए हैं इसमें, हम फंस गए हैं इसमें, दुनिया फंस गई है इसमें। और उस सन की ट्रम्प की वजह से कब निकल पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। मार खाते हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं, तो सोचते क्या करें कि कैसे निकले। कुछ दिखता नहीं तो और मारने पे आते हैं, और मारते हैं। ईरान कहता है लो हम भी और मारते हैं। ये मारा मारी में हम मर रहे हैं बॉस, पर क्या कीजिए, चल रहा। पाठशाला में अगला चैप्टर, होली में हत्या, ईद तक बवाल। दिल्ली के उत्तम नगर में ऐसा क्या हुआ कि भयंकर फोर्स लगानी पड़ गई। राहुल ओवैसी सब कूद गए, हाईकोर्ट पहुंच गया मामला। दिल्ली में क्या गजब हो रहा है, अब इसका चैप्टर। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर जो घटना हुई थी उसके बाद से माहौल में टेंशन अभी तक बरकरार है। होली पर हिंसक झड़प में तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। होली को हुई उस घटना को लोग अभी तक भूले नहीं। तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब ईद से पहले एक बार फिर से उत्तम नगर में तनाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि ईद से पहले धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। यह भी कहा जा रहा है कि डर की वजह से लोग इलाके से जा रहे हैं। इधर इस मामले में अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक की एंट्री हो गई। राहुल गांधी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान में दरार डालने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। उत्तम नगर में हालात खराब होने की आशंका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आज आपको बताऊंगा, साथ ही उत्तम नगर की ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में कैसे एक इलाके में पूरी फौज जैसे खड़ी हो गई है पुलिस की, जरा उसकी एक झलक देखिए। तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। सोशल मीडिया पे धमकी जो दे रहे हैं वो देने दो, उनका प्रशासन अपना काम अपना आप देख रहा है। तरुण के हत्यारों को फांसी दो। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तरुण के हत्यारों को। उत्तम नगर में ईद से पहले और ईद के दिन माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। हिंसा की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि मुसलमानों की लिंचिंग की बात कही जा रही है। एक दिन भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हिंसक और भड़काऊ बातें की जा रही हैं, पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगा रखी हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं। यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 4 मार्च को हुई घटना की वजह से ये आशंकाएं सामने आई हैं, इसलिए पुलिस को विशेष सावधानी बरतनी हो। कानून के तहत सभी कदम पुलिस को उठाने चाहिए जिससे वहां शांति और कानून व्यवस्था बाधित ना हो। पुलिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, ईद पर माहौल खराब ना होने पाए। समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी शरारत करने की अनुमति न दी जाए जिससे माहौल खराब होने की आशंका है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी भी की जा रही है। पुलिस के निर्देश पर लगभग 50 भड़काऊ पोस्ट पहले ही हटा दिए गए हैं। अब तक कुल 174 पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत इस इलाके में 8,862 लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का यह इंतजाम रामनवमी के बाद तक जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाहरी लोगों की एंट्री नहीं होने दी जा रही है। जरा देखिए ग्राउंड से एक रिपोर्ट। उत्तम
उत्तम नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। होली के दिन जहां बवाल हुआ, एक युवा लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से ही उत्तम नगर की इन तमाम गलियों को बंद कर दिया गया। आप देखेंगे तो तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी, उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। ये एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि ईद का त्योहार मुश्किल से एक दिन बाद में आने वाला है, तो उस दिन ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि दो समुदायों के बीच लगातार विवाद पैदा रहा है। कौन कौन लोग यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं? जो आसपास के लोग हैं, किराएदार ही हैं भैया। जहाँ तक किराएदार लोग। हाँ, ईद मनाने जा रहे हैं। तो देखिए, होली पर उत्तम नगर में जो भी हुआ उसका असर अब ईद पर दिख रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। राहुल गांधी ने उत्तम नगर की घटना पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे, ताकि लोग ये ना पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है, किसी बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में। राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तम नगर की घटना पर बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ठीक नाक के नीचे उत्तम नगर में नफरत का अभियान चलाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाता नजर नहीं आ रहा। पुलिस ये सुनिश्चित करे कि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, लेकिन इस इलाके में साफ तौर पर हिंसा का माहौल फैलता जा रहा है और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। यानी राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक उत्तम नगर को लेकर डराने वाली बातें कर रहे हैं कि वहां माहौल खराब है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इन सारी बातों को उत्तम नगर के लोग नकार रहे हैं। उत्तम नगर के स्थानीय लोगों, खासकर मुसलमानों ने बताया कि डर की कोई बात ही नहीं है। लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग ईद मनाने अपने अपने गांव गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सही काम कर रहे हैं। सुनिए उत्तम नगर के खुद के वहां के निवासी क्या बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल मानना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। ताकि ईद को लेके अपने अपने घर जा रहे हैं। नहीं भाई, हम तो बच्चे हमारे वहाँ हैं इसलिए जा रहे हैं। तो इस अच्छा, तो क्या कहना, मतलब ईद के बाद आप वापस आएंगे? हाँ जी, हाँ वापस आएंगे। पुलिस प्रशासन ने खूब अच्छे से संभाल रखा है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। कुछ लोग छोड़कर भी घर गए हैं अपना, यहाँ गाँव जाने वाले तो दिख जाते हैं त्योहार में जो जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे धमकी जो दे रहे हैं वो देने दो। उनका प्रशासन अपना काम अपना आप देख रहा है। प्रशासन बढ़िया देख रहा है। ज्वाइंट सीपी साहब से ही बात हुई थी, डीजीपी साहब से भी कल बात हुई थी। उन्होंने बोल दिया बेफिक्र होकर आप नमाज पढ़ो, हम आपके साथ हैं और पूरी सिक्योरिटी होगी। यानी पब्लिक कह रही है कि मामला टाइट है, पुलिस सब देख रही है। नेता इसका मतलब जबरदस्ती उसमें जो है ना घुसने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। उत्तम नगर में जो तनाव फैला है उसकी शुरुआत होली के दिन हुई। मामूली सी बात पर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। तरुण के पिता के मुताबिक उनके परिवार की एक बच्ची के हाथ से पानी वाला गुब्बारा नीचे गिर गया था। वहां से एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी, उसके ऊपर कुछ छींटे पड़ गए। इतनी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि 10-12 लोगों ने तरुण की लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई की और तरुण को जब तक अस्पताल ले जाया गया, अगले दिन उसकी मौत हो गई। इसी के बाद से इलाके में तनाव है। अब सोशल मीडिया पर धमकियां, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है, लगातार एक्शन ले रही है और वहां लोग भी समझदारी दिखा रहे हैं कि भाई जो घटना हुई उस पर भी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया था। अब वहां से लेकर अभी तक मामला जो है वो आगे बढ़ा है और वहां अब उसने मारा, तुम मारो, फिर तुम मारो, फिर वो मारे, इसकी स्थिति नहीं बनने देनी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में क्यों स्थापित हुआ श्री राम यंत्र, इसका रहस्य क्या है। हिंदू नववर्ष पर 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया जिसने दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा दे दिया है। अब इसका चैप्टर देखिए। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत को माना जाता है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि चैत्र महीने की पहली तिथि को ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इस दिन हिंदू धर्म के नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इस बार हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ श्री राम यंत्र की स्थापना की।
श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही राम मंदिर अब सनातनियों के लिए धार्मिक आस्था के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी बन जाएगा। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में श्री राम यंत्र क्यों स्थापित हुआ, इस यंत्र का रहस्य क्या है, 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया है जो दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में माता रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं के गजब रंग भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पूरे देश के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए मंगल हो, इसलिए राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो रही, पूजन हो करके। राम यंत्र एक जहां उनका लगता है एक अलग ऊर्जा मिलता है। राम यंत्र पर भगवान राम और अन्य सभी देवताओं के प्रसन्नता के मंत्र अंकित रहते हैं। राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की सनुभूति का एहसास कर रहे हैं। सबसे पहले बात राम मंदिर में स्थापित श्री राम यंत्र की। आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में श्री राम यंत्र को स्थापित किया गया। सुबह 11:55 पर अभिजीत मुहूर्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए विशेष पूजा की। इस भव्य अनुष्ठान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत करीब 7,000 मेहमान साक्षी बने, जिसमें साधु संत, कार सेवक, राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित लोग और तमाम राम भक्त शामिल रहे। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में युद्ध के माहौल के बीच राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना राम राज्य का एहसास कराने वाली है। दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की सनुभूति का एहसास कर रहे हैं। राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही उत्तर भारत की धार्मिक नगरी अयोध्या का दक्षिण भारत की धार्मिक नगरी कांची से त्रेता युग वाला कौन सा कनेक्शन जुड़ गया, इसके बारे में भी बताऊं। पहले राम मंदिर में स्थापित श्री राम यंत्र की खासियत जान लीजिए। सोने के प्लेटिंग वाले श्री राम यंत्र का वजन 150 किलो है। ये 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। श्री राम यंत्र में भगवान राम समेत 121 देवताओं की मौजूदगी है। श्री राम यंत्र को राम मंदिर की दूसरी मंजिल के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। संतों के मुताबिक श्री राम यंत्र की स्थापना से राम मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सनातन की मान्यता के अनुसार किसी देवता की शक्ति को स्थिर करने के लिए यह यंत्र स्थापित किया जाता है। राम मंदिर में श्री राम यंत्र को शुभ मुहूर्त में स्थापित करने के लिए विशेष अनुष्ठान 12 मार्च को शुरू हो चुका था। 12 मार्च को प्रायश्चित पूजा, 10 विधि स्नान और जल यात्रा के आयोजन के बाद श्री राम यंत्र का मंडप प्रवेश हुआ। 13 मार्च को वास्तु पूजन, अग्नि स्थापना, मंडप पूजा के साथ श्री राम यंत्र की पूजा शुरू हुई। इसके बाद के दिनों में श्री राम यंत्र में स्थापित अलग अलग देवताओं की पूजा हुई। 18 मार्च को प्रायश्चित आहूत और पूर्णा आहुति दी गई। इसके बाद राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना से पहले साधु, संतों और महात्माओं ने करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा की। देखिए, जिस हिंदू नववर्ष के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापित किया गया, 60 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि इसका नाम रौद्र संवत्सर रखा गया है। इस संवत में पूरी दुनिया में कूटनीतिक समीकरण बदलेंगे। जल क्षेत्र और जल क्षेत्र के आसपास के देशों में युद्ध और संघर्ष बढ़ेगा। कई राज्यों और देशों में सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पहले 1966 में भी रौद्र संवत्सर आया था और उस दौर में भी दुनिया में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले थे। भारत में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और डॉलर की तुलना में रुपया 4.76 रुपए गिरकर 7.5 रुपए पर पहुंच गया था। माओ त्से तुंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिसने चीन के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। जापान में फायर हॉर्स अंधविश्वास के कारण जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि इस वर्ष पैदा हुई लड़कियां अशुभ होती। तो दुनिया भर में जब पिछली बार ऐसा मौका आया था तो बहुत कुछ उथल पुथल हुई थी। अब कहा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ। और आप देखिए, जल की बात हो रही है समुद्र में, तो वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा तांडव मचा ही हुआ है। खैर, यहाँ भारत में भी एक तूफान आ गया है, उसके बारे में बताता हूँ अगला चैप्टर। कि
चेयरमैन का इस्तीफा, निवेशकों के 1 लाख करोड़ डूबे, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में भूचाल क्यों आए? 2 साल से एचडीएफसी में ऐसा क्या हो रहा था कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया? बैंक में आपका पैसा तो सुरक्षित है ना? सब अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच शेयर मार्केट पहले ही गोते लगा रहा था। इस बीच देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में ऐसी उथल पुथल मची कि सबकी धड़कनें तेज हो गई। यह तब हुआ जब एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने के जो कारण बताए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की जानकारी जब स्टॉक एक्सचेंज को दी गई तो एचडीएफसी बैंक के शेयर बुरी तरह गिर गए। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे से ऐसा माहौल बना कि आरबीआई को बीच में आना पड़ा। आरबीआई ने एक दिन में ही एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन की भी घोषणा कर दी। नए चेयरमैन ने आते ही अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर कई बड़े खुलासे किए। अब सवाल है कि 2 साल से ऐसा क्या हो रहा था कि एचडीएफसी बैंक के सबसे बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया? क्या 2 साल से बैंक में कोई गड़बड़ी चल रही थी? क्या लोग पूछ रहे हैं। इस्तीफे की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? क्या बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है? आज इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से यह भूचाल आया। बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने का साफ कारण नहीं बताया। वो बैंक में कामकाज के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पिछले 2 सालों में मैंने बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और तौर तरीके देखे जो मेरे निजी मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इस्तीफे के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं। अब सवाल उठता है कि 2 साल में ऐसा क्या देख लिया भाई जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? और ऐसा कुछ था तो भाई 2 साल से क्यों नहीं दिया? एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अतनु चक्रवर्ती बैंक के सबसे बड़े अधिकारी थे। 2 साल में ऐसा क्या हो रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था? और अगर पसंद नहीं था तो वो उसे बदल क्यों नहीं पा रहे थे? यह भी सवाल है। आप देखिए कि अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर की क्या हालत हो गई। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर लगभग 9% तक टूट गया। बैंक के शेयर में इस गिरावट की वजह से निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया डूब गया। चेयरमैन के इस्तीफे से एचडीएफसी बैंक में सब हिल गए। उससे जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। बैंक में जिनका पैसा है उनमें खलबली मच गई, क्योंकि चेयरमैन का अचानक इस्तीफा देना एचडीएफसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अतनु चक्रवर्ती 1985 बैंक बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। 35 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वो बजट बनाने की प्रक्रिया और निवेश विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। अप्रैल 2021 में उन्हें एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया था। मई 2024 में फिर से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनका यह कार्यकाल मई 2027 तक चलने वाला था। लेकिन आज उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। यह भी देखने वाली बात है कि पिछले 5 साल एचडीएफसी के लिए बहुत ही हलचल भरे रहे, खासतौर पर अतनु चक्रवर्ती के कार्यकाल में, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही जुलाई 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ, जिससे यह $40 अरब का भारत का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विलय बन गया। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया का 4था सबसे बड़ा बैंक बन गया, दुनिया का। इसी विलय ने एचडीएफसी को देश का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर बना दिया। पद छोड़ते समय अतनु चक्रवर्ती ने कहा कि विलय का जो वास्तविक परिणाम सामने आना चाहिए था वो अभी तक पूरी तरह से नहीं दिखा है। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद आरबीआई ने केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। केकी मिस्त्री पहले से ही बैंक के उपाध्यक्ष और सीईओ पद पर कायम है। केकी मिस्त्री ने पद संभालने के बाद अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर खुलकर बात की। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा कि अगर अतनु चक्रवर्ती के सिद्धांतों के हिसाब से चीजें नहीं थी तो उन्हें अंतरिम चेयरमैन की भूमिका स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। अगर चीजें मेरे सिद्धांतों के हिसाब से नहीं होती तो 71 साल की उम्र में मैंने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली होती। उन्होंने कहा कि बैंक में किसी तरह का पावर स्ट्रगल नहीं था। हालांकि कुछ आंतरिक मतभेद थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं। लीडरशिप में बदलाव का बैंक के कामकाज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को जो कुछ हुआ उसका बैंक की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी से कोई संबंध नहीं। लेकिन लोगों के मन में डर आ गया कि भाई क्या होगा एचडीएफसी को लेकर। ये वो जो जानकार है उनका कहना है कि एचडीएफसी में जो लोगों का पैसा है उसे कोई खतरा अभी नहीं है, या किसी तरह का खतरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है और ऐसे ही एक बड़ा बैंक डूब जाए ये नहीं हो सकता। किसी ने इस्तीफा दिया, ठीक है, अब उसको उसकी जगह कोई आया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो 10 चीजें पता चलेंगी, लेकिन अभी कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल एलपीजी सिलेंडर की बड़ी चर्चा है बॉस, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सिलेंडर में 14.2 किलो ही गैस क्यों भरी जाती है? भाई पूरा का पूरा 14 भर देते या पूरा 15 भर देते। 14.2 14.2 किलो के नंबर में ऐसा क्या जादू है भाई? आज इसके बारे में आपको बताता हूं।
दरअसल 14.2 किलो, यह नंबर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे दशकों पुरानी सूझबूझ भरी प्लानिंग है। भारत में घरेलू एलपीजी का चलन 1950 के दशक के आखिरी सालों में शुरू हुआ। उस दौर में बर्मा शेल इस नाम की एक विदेशी कंपनी ने गैस सप्लाई की। इसी कंपनी ने सबसे पहले सिलेंडर का यह खास आकार और वजन तय किया था। बाद में यही कंपनी बदलकर भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल बनी, लेकिन सिलेंडर का साइज और वजन नहीं बदला। कंपनी ने सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरने का फैसला 3 कारणों से लिया। 14.2 किलो गैस और खाली सिलेंडर का वजन अगर आप मिला दीजिए तो 29-30 किलो के आसपास बैठता है। एक सर्वे के हिसाब से औसत भारतीय 30 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है। तो एक कारण तो वजन था, दूसरा कारण था सामान्य भारतीय परिवार की जरूरत का हिसाब किताब। रिसर्च में पाया गया कि 14 किलो के आसपास गैस एक सामान्य परिवार के लिए करीब 30 से 45 दिन चल जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था सिलेंडर की मजबूती और उसकी सेफ्टी। एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस को बहुत तेज दबाव के साथ भरा जाता है। गैस के इस दबाव को झेलने के लिए लोहे की टंकी की दीवारें एक खास मोटाई की बनाई जाती हैं। अगर इसमें 14.2 किलो से ज्यादा गैस भरने की कोशिश की जाती तो सिलेंडर फटने का डर बढ़ जाता, या फिर ज्यादा गैस भरने के लिए सिलेंडर को और मोटा बनाना पड़ता, जिससे खर्च और वजन बढ़ता। उस समय की इंजीनियरिंग और तकनीक के हिसाब से 14.2 किलो ही सबसे सुरक्षित और सही मात्रा थी। मतलब इतने में आप मैक्सिमम गैस भी भर दे रहे थे और उससे नुकसान भी नहीं हो रहा था। मैक्सिमम गैस और मैक्सिमम सेफ्टी के लिए 14.2 किलो ही बेस्ट नंबर था, और इसलिए तब से इतनी ही गैस सिलेंडर में भरी जाती है। तो अब आप जब भी घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें 14.2 किलो ही गैस क्यों भरी गई। आज के लिए नमस्कार।